I am going to start the class. Name of the chapter is work and energy. This is one of the most important chapter of general physics. में फोर्स लगाया जाए और वो ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस करे, उसी को बोला जाता है वर्क। चलिए Sir, if we apply force on an object and it covers distance, then it is known as work. चलिए ये ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और ये फोर्स हो गया, ठीक है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ तो चाहिए ना वैल्यू W का। W इक्वल टू वाट चाहिए ना भाई। W इक्वल टू वाट, बोलिए क्या। W इक्वल टू वाट। W इक्वल टू F F इंटू डी। F इंटू डी, चलिए F F इंटू इंटू ये जैसे ही फोर्स अप्लाई किए बड़ी यहाँ पर आ गया मूव करके ना, यही ना। 1 मीटर। 1 मीटर का है भाई डी, ठीक है। ये क्या है, F है। ये क्या है, डी है। अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ क्लास 9, W इक्वल टू F इंटू डी। बट अकॉर्डिंग टू क्लास 11, जो बच्चा क्लास 11 कंप्लीट कर लिया है उसके लिए तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू क्लास 9 में यहाँ तक जान लेते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो हम लोग उसको बोलेंगे वर्क, ठीक है। यहाँ फोर्स अप्लाई कर दिए, बड़ी मूव करके A टू B में आ गया। ये था, यहाँ पर आ गया B में। अगर हम D को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, D इज द डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B एंड व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस A एंड B। A से B का बीच का सेम, चलिए ठीक है। अभी देखिए सर सेम अभी आपके साथ बहुत कोई अग्री नहीं होगा। अभी वैभव के बारे में तो नहीं बोल सकते हैं। वैभव बताओ, A से B का मैक्सिमम डिस्टेंस और A से B का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। A से B का और A से B का मैक्सिमम और A से B का मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। व्हाट विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B and what will be the minimum distance between A and B, and here clear that A और B मैक्सिमम डिस्टेंस तो अच्छा सर A टू B का जो रहेगा वो रहेगा मिनिमम, जो 0 रहेगा। अच्छा, कुछ डिस्टेंस ही कवर ना करें। once again I repeat the definition of the work. A scalar product or dot product of force and displacement is said to be the work. This is the scalar or dot. A scalar or dot product of force and displacement is said to be the work. If we have proper idea about the displacement, then we have no problem to understand what will be the minimum distance between A and B. ओंकारेश बोलो। सर मिनिमम डिस्टेंस होगा A और B का स्ट्रेट लाइन में होगा सर। चलिए स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट एंड इनिशियल पाथ।
चलिए और यदि मैक्सिमम डिस्टेंस किस तरह भी हो सकता है सर? चलिए मैक्सिमम डिस्टेंस इज नॉट सर्टेन, मैक्सिमम डिस्टेंस सर्टेन नहीं है, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस जैसे ही यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बोल दिया है तो मिनिमम डिस्टेंस डी है। ठीक है प्रतीक, समझ में बात आया? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वर्क, इसको तुम नोट कर लो, पहले ये सब जानेगा तब ये फिर हम लोग एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम कर पाएगा। प्रतीक इसको नोट कर लेगा, रिद्धि इसको नोट कर सकती है, बाकी ओंकारेश और वैभव पर डिपेंड करता है वो नोट करे या ना करे। और क्या कहते हैं इसमें, इस क्लास में ये आया कि नहीं, धैर्य कुमार है कि नहीं? धैर्य कुमार है? नहीं है तो उसको भी इन्फॉर्म करो, वो भी क्लास में जुड़ जाए। तो अभी हम लोग लेके चल रहा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी वर्क। अब होता है कि जब फिजिक्स में किसी चीज़ की स्टडी की जाती है तो हमको उसका यूनिट भी जानने को रहता है। तो बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है, कौन बोलेगा? न्यूटन होता है। चलिए ठीक है। न्यूटन सर। न्यूटन सर। और सर न्यूटन मीटर हो जाएगा वर्क का यूनिट। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? सर न्यूटन होगा बस। फोर्स का नहीं, अब डिस्प्लेसमेंट का बोलिए। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता सर है? मीटर। चलिए तो ये आपका मीटर। सर मीटर। न्यूटन मीटर हो गया वर्क का। लेकिन वर्क को लेकर के जूल जो है आउटस्टैंडिंग वर्क किया था या उसका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए वर्क के यूनिट को जूल भी बोला जाता है। मतलब न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल। ठीक है, अब आपका वर्क का यूनिट आपको पता चल गया, वर्क का आपको फार्मूला पता चल गया। ठीक है कि नहीं पता चला? वर्क का फार्मूला आपको पता चल गया, वर्क का आप लोगों को यूनिट का पता चल गया। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं वर्क का और कौन सा चीज़ यहाँ पर रिलेटेड है। जो दूसरा टॉपिक आपका एनर्जी है, तो थोड़ा एनर्जी पर देख लेते हैं। एनर्जी जो है वर्क से किस तरह से रिलेटेड है। तो क्लास 9 का विद्यार्थी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ओंकारेश पूरा एकदम उत्सुक होगा कि हमको ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं एनर्जी को बता सकता हूँ। तो बताओ एनर्जी के बारे में। कैपेसिटी टू डूइंग वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क इज नॉन एज एनर्जी। चलिए मेरे बात को लगता है भूल ही गए। हम तो कैपेसिटी का यूज नहीं किए थे कि ताकि बुक का आइडिया बच्चों तक ना जाए, उसका एक अपना कंसेप्ट और थॉट हो इसको लेकर के। मैंने बोला था द एबिलिटी टू डू द वर्क ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी एनर्जी। एम आई राइट और रॉन्ग? मैं यही बोला था ना, द एबिलिटी। राइट सर। तो फिर मेरे बात को आप तो याद ही नहीं रखे। आप इसको पढ़े होंगे 6-7 महीना पहले, 7 महीना के बाद आप सीधे बुक वाला फिर से हमको रिपीट करवा दिए। तो इट मीन्स दैट द एबिलिटी टू डू द वर्क ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी एनर्जी। मतलब अगर इसको हिंदी में जानने का तो ज़रूरत है नहीं, सब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन हिंदी में जान भी लेते हैं तो क्या दिक्कत है। तो बोलता है कि किसी बॉडी के कार्य करने का जो एबिलिटी होता है उसी को हम लोग एनर्जी या ऊर्जा बोलता है। वर्क माने कार्य हो गया, एबिलिटी माने योग्यता क्षमता हो गया। तो किसी बॉडी में कार्य करने की जो क्षमता होती है, अगर कोई बॉडी कार्य करने की क्षमता रखता है तो उस बॉडी में बोलेंगे कि एनर्जी है और अदरवाइज नॉट। अब एनर्जी का भी स्टडी हो रहा है तो एनर्जी का भी हम लोगों को यूनिट जानना होगा कि भाई एनर्जी का यूनिट क्या होता है। तो बोलता है कि एनर्जी का यूनिट भी
जस्ट सेम टू द यूनिट ऑफ द वर्क। जो वर्क का यूनिट होता है वही आपका एनर्जी का ही यूनिट होता है। तो वर्क का यूनिट यदि जूल हो रहा है तो एनर्जी का भी यूनिट जूल हो जाएगा। हमको लगता है अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ और हम लोग को जान लेना पड़ता है, टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर चूँकि जनरल फिजिक्स में इसका स्टडी किया जा रहा है तो हम लोग यहाँ पर जानेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइए क्लास 10 वाले, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू जनरल फिजिक्स। 2 types. नेम दीज 2 टाइप्स। 2 types, एक पोटेंशियल एंड दूसरा काइनेटिक। एनर्जी। चलिए बहुत अच्छा। एक आपका पोटेंशियल है और दूसरा आपका काइनेटिक एनर्जी है। आप हमको ये बता दीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है और काइनेटिक एनर्जी क्या है। अभी तो एनर्जी हम आप लोग को बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता है। एबिलिटी टू डू द वर्क ऑफ ए बॉडी इज सेड टू बी एनर्जी। अब आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू द जनरल फिजिक्स। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ये भी होगा एबिलिटी टू डू द वर्क। हाँ बोलिए। Sir, energy stored due to high economic potential energy and energy produced during the motion is known as kinetic energy. बिल्कुल हमको पूरा बात समझ में आ रहा है। आप एकदम सामने में बुक रखे हैं और टनाटन बोलते जा रहे हैं। काहे कि इसीलिए तो हम ये सब बोला ही नहीं था, इसीलिए हम बोला ही नहीं था। पोटेंशियल एनर्जी का मेरा डिफिनेशन कुछ अलग था। एबिलिटी टू डू द वर्क ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एबिलिटी टू डू द वर्क ऑफ ए बॉडी ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर ये सरफेस ऑफ द अर्थ है और यहाँ पर यदि कोई बॉडी है तो सरफेस ऑफ द अर्थ से उसका जो पोजीशन चेंज हो रहा है, यदि पोजीशन एच चेंज हो रहा है तो इसके कारण इसमें जो कार्य करने की क्षमता होगी, एबिलिटी होगी, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अभी के बुक में पी लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? पी। कुछ बुक में इसके लिए फाई का भी यूज किया जाता है, ग्रीक लेटर 5 का, और इसका वैल्यू हो जाता है mg। और यदि मान लीजिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ बॉडी का पोजीशन, यही बॉडी है आपका, इसका पोजीशन h है तो ये हो जाएगा mgh। मतलब आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी P इक्वल टू mgh। और इसको यदि हम वर्ड में बोले तो एबिलिटी टू डू द वर्क ऑफ ए बॉडी ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, प्रतीक कुछ बात समझ में आया? एबिलिटी टू डू द वर्क ऑफ ए बॉडी ड्यू टू चेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेड टू बी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कहता है कि किसी बॉडी का है ना, सरफेस ऑफ द अर्थ, देखिए ये है आपका जो अभी कर्सर देख रहे होंगे, ये है सरफेस ऑफ द अर्थ से पोजीशन चेंज होने के कारण जितना कार्य हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए हम लोग P या ग्रीक लेटर फाई का यूज किया जाता है। इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं mgh। अगर यहाँ पर लिख लेते हैं तो mg क्या है तो एक प्रकार का फोर्स है, और h क्या है तो एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए यहाँ fd ही आ गया।
ठीक है। P इक्वल टू क्या आ गया, FD आ गया। तो ये एक प्रकार का वर्क है। ओके, इसका भी पोटेंशियल एनर्जी का भी यूनिट आपका जूल हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा टाइप्स ऑफ एनर्जी बच जाता है। दूसरा टाइप्स ऑफ एनर्जी का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड टाइप्स ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू जनरल फिजिक्स? बोलिए। काइनेमेटिक एनर्जी। काइनेमेटिक एनर्जी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लास 11 12 आप बोल दिए। इसको अगर आप काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। क्या बोल दे? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का पहला लेटर, काइनेटिक का पहला लेटर के और एनर्जी का पहला लेटर ई। ये आपका दूसरा टाइप्स ऑफ एनर्जी हो गया। और अभी हम लोग इसको डिस्कस किए, पी और आपका ई का। ये आपका था काइनेटिक एनर्जी हो, और ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप बताइए काइनेटिक एनर्जी है क्या? ये भी एबिलिटी टू डू द वर्क होगा। इसका डिफिनेशन Yes. क्या हो जाएगा, बोलिए? एबिलिटी टू डू द वर्क ऑफ ए बॉडी ड्यू टू मोशन। यदि बॉडी मोशन में है और मोशन में रहने के कारण उसमें कार्य करने की जो क्षमता होगी उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेगा। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू या मैथमेटिकल वैल्यू हो जाता है 1/2 m, और ये हो जाएगा v²। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 mv²। m आपका डिनोट कर रहा है मास ऑफ द बॉडी, और v डिनोट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है। जैसे mgh में fd ले आए थे, उसी तरह से इसमें आप fd ला सकते हैं। F इक्वल टू क्या होगा, बोलिए? F इक्वल टू वाट? m d/t हो सकता है, या ma हो सकता है ना? पढ़े हैं कि नहीं आप लोग? और a इक्वल टू क्या हो Yes, sir. जाएगा? जब आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे सर तो एफ ये सर भी वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है। जब आप इसको भी पूरा कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ भी आपका आ जाएगा FD। तो आपको समझ में आ गया काइनेटिक एनर्जी क्या Yes. है, आपको समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपको समझ में आ गया एनर्जी क्या है, आपको समझ में आ गया वर्क क्या है। ठीक है। थोड़ा सा Yes, और sir. समझ लेते हैं। यहाँ पर Yes, इस sir. टॉपिक में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी पढ़ा जाता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में किनको आइडिया है? कोई भी एक आध दो बोलिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर किन्हीं के पास आइडिया है तो बोलिए। सर इसका मतलब एनर्जी कंजर्व रहता है सर, कहीं भी वो एनर्जी का वैल्यू होगा। आपका आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा है ओंकारेश, लगता है आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। लेकिन जो भी बोल रहा था ओंकारेश ठीक ही बोल रहा था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंसेप्ट को भी यहाँ क्लियर करना होगा। बोलता है कि किसी भी पॉइंट में टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन सेम होता है। ठीक है। आप लोग यहाँ पर इस बात को समझिए, KE
प्लस P इक्वल टू कांस्टेंट, माने इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आप लोग हो सके तो नोटबुक भी लेके बैठे हुए होंगे और मेरा आवाज़ ठीक ही जा रहा होगा। आज इंटरनेट ठीक ठाक है। तो लिख लीजिए W इक्वल टू FD, P इक्वल टू MGH, KE इक्वल टू 1/2 MV², और फिर लिख लीजिए KE प्लस PE इक्वल टू कांस्टेंट। इतना सारा चीज़ लिख लिए? लिख लिए ना? अब हम लोग इसके क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। ये PDF में जो प्रिपेयर किए हैं, चूँकि आंसर सामने ही दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं, आंसर को पहले चलिए इसको लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए। रिद्धि, पहला क्वेश्चन रीड कीजिए। Yes, sir. When a body falls freely towards the earth, then its total energy देखिए आ गया क्वेश्चन। increases, decreases, पहले क्वेश्चन को ही थोड़ा समझ Yes, लेते sir. हैं। टोटल एनर्जी आ गया, मतलब क्या? P प्लस KE, Sir, total energy मतलब Yes. P प्लस KE, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कुछ ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। P प्लस Yes, KE sir. जो है आपका कांस्टेंट है। क्या है? उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। constant. बस कुछ पढ़ा पढ़ी नहीं। यहाँ C में Yes, दिया sir. हुआ है रिमेन्स कांस्टेंट, बस इसी को सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रिलेटेड था। Yes, sir. रिलेटेड किससे था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। यदि आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी Yes, का sir. आइडिया है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जितना भी चीज़ स्टडी यहाँ कर रहे हैं, Yes. फोर्स का, वर्क का, एनर्जी का, ये 1 डायमेंशन में करना है। लेकिन अभी जैसे ही नीट वाला खोलेंगे या जी वाला खोलेंगे तो ये आपका 2D और 3D में चला जाएगा, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। तो फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। रीड 1 सेकेंड, वैभव रीड 1 सेकेंड। Yes, sir. Read the question and explain the question. Question number 1. The first वाला की हाँ, फर्स्ट वाला ही। when a body falls freely toward the earth, then its total energy तो टोटल एनर्जी इट मीन्स will दैट, increase. आप क्या समझे यहाँ पर? सर उसको मिला जब है ना एक बॉडी ना मतलब अर्थ की तरफ है ना गिरता है तब उसका टोटल एनर्जी कितना होता है, तो इंक्रीज बढ़ जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। छोड़ो ना जी, इतना तो हिंदी हम भी समझते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि आप अंग्रेजी पढ़े और हमको समझ में नहीं आया। हमको भी समझ में आया। बॉडी जो है ना टुवर्ड्स द अर्थ जो है फॉल कर रही है। यहाँ पर टोटल एनर्जी क्या होगा वो पूछ रहे हैं। टोटल एनर्जी तब आप खाली झूठे क्लास 9 पार किए और हमारा वाला भी झूठे सुने। मतलब अभी हम बता रहे थे कि भाई टोटल एनर्जी KE प्लस PE जो है कांस्टेंट होता है। तो ये तो दिया है सी में कांस्टेंट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कांस्टेंट। ना तो घटेगा ना बढ़ेगा। अभी आप बोल दिए बढ़ जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को ओंकारेश का नेटवर्क थोड़ा सा डिस्टर्ब है, फिर भी देखो ओंकारेश पढ़ के देखो तो। रीड द क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो। सर वो नहीं है कॉल पर। ओंकारेश नहीं है? नहीं
करेज भी नहीं है तो धैर्य है नहीं तुम। है। हाँ चलो धैर्य पढ़ो। Yes, sir. Okay, sir. A car is accelerated on a leveled road and attains a velocity 4 times of its initial velocity. In this process, the potential energy of the car option does not change, become twice to that of initial, become 4 times of that of its initial, become 16 times that of initial. ठीक है, यहाँ पर क्या समझे? रिद्धि, इसको एक बार पढ़ लीजिए, रिद्धि होगी। Turn यस सर। हाँ रीड तो द सर यहाँ पे अ कार इज एक्सेलरेटेड ऑन leveled road and attains a velocity 4 times velocity रीड in process the potential energy of the car that of initial become 4 times that of initial become 16 times that of initial. In this process the potential energy of the car, potential energy of the car बोल रहा है, तो potential energy के लिए बोले थे mgs, क्या बोले थे? mgh से। ठीक है, यहाँ पर आपका यदि कार है ये और यहाँ पर कार आ गया, ये है सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पर यदि कार का मास m है तो यहाँ पर मास कितना रहेगा? m ही रहेगा ना। यहाँ पर यदि हाइट h है तो यहाँ पर हाइट क्या रहेगा? h रहेगा। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही पॉइंट पर सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा, नो चेंज। तो नो चेंज वाला कहाँ दिया है? देखिए ऑप्शन ए में ही दिया है, डज नॉट चेंज। तो इसी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। प्रतीक क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। प्रतीक रीड द क्वेश्चन नंबर 3। कि आप शादी घर में लगा के फिर चल गए कहीं दूसरा जगह जी? Angle between the force and displacement is 0 degree, 45 degree, 90 degree, 180 degree. अभी देखिए फिर रिद्धि पढ़ेगी। रिद्धि पढ़िए तो। पढ़िए। Yes, sir. In case of negative work, the angle between force and displacement is sir 0 degree, 45 degree, 90 degree, 180 degree. सर इसका आंसर 180 डिग्री हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे cos थीटा होता है। तो सर cos थीटा का जब 180 डिग्री माइनस थीटा करते हैं तो सर उसका माइनस cos थीटा आता है यहाँ का ये। ठीक है, ये फोर्स है, ये कोई बॉडी था और सपोज कर दीजिए कि डिस्प्लेसमेंट इधर चला गया। यस सर। तो ये दोनों के बीच के एंगल से मल्टीप्लाई भी किया जाता है। यस सर। ठीक है, तो या तो क्या क्या होगा? 0 डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री वाले केस में देख लेते हैं। फिर 45 डिग्री बोल रहा है, फिर 90 डिग्री। मतलब ये देखिए W इक्वल टू यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे F D और लिखेंगे cos थीटा। क्या लिखेंगे? यस सर। cos थीटा। cos थीटा। क्लास 9 के विद्यार्थी को दिक्कत होगा, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? सर cos 0 डिग्री का सर 1। तो FD इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? FD ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव? FD तब सर
पॉजिटिव हो गया, सर पॉजिटिव। तो ये 0 डिग्री करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। 45 Yes. डिग्री में भी पॉजिटिव आ जाएगा, 90 डिग्री में 0 हो जाएगा, तो ये बच गया 180 Yes, डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो Yes, जाएगा 3 का डी। ये ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ। यस क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पढ़िए प्रतीक, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। यस एन आयरन चलिए रिधि रिधि आप ही पढ़िए। An iron plate of mass हाँ पढ़िए पढ़िए, रीड द क्वेश्चन नंबर 4। रिधि पढ़िए। हम पढ़े सर। हाँ पढ़िए, ओंकारेश आ गया, पढ़ो। Sir, an iron sphere of mass 10 kg has that dropped simultaneously from a tower when they are 10 meters above the ground. They have the same the acceleration, momenta, potential energy, kinetic energy. ठीक है, तो चलिए आप क्या बोल रहा है यहाँ पर लास्ट में, आपको क्या क्वेश्चन पूछ दिया। When they are 10 meter above the ground, they have the same। ग्राउंड से कितने मीटर की दूरी पर है, ऊंचाई पर है, 10 मीटर की ऊंचाई पर है, ये पहला है। और ये आपका क्या है, दूसरा है। दोनों का मास कितना है, इसका भी 10 kg, इसका भी सर 10 जो kg। पहला वाला है उसका सर 10। An iron sphere of mass 10 kg has the same diameter an aluminum of mass, सॉरी इसका मास कितना है, 3.5 kg। अल्युमिनियम मास बोथ सर स्पेयर इसका सर 35 के लिए 3.5 kg, वही तो लिखा, केवल 5 kg है, 3.5 kg। बोथ स्पेयर आर ड्रॉप सिमुलटेनियसली फ्रॉम टावर, एक ही साथ दोनों को गिरा दिया, तो इसके पास क्या क्या होगा, सेम। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, नहीं सर 3.5 के लिए। हाँ ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, mgh होता है। यहाँ m डिफर है दोनों का, तो पोटेंशियल एनर्जी तो सेम नहीं होगा। अब यहाँ देखिए एक्सेलरेशन दिया है, सर एनर्जी में सर mg इंच होता है सर। उसके बाद यहाँ मोमेंटा दिया है, और फिर काइनेटिक एनर्जी दिया है। तो बोलिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, मोमेंटम, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी सर एक्सेलरेशन सर बदलता है, वेराइज करता है विद वेट। वेट माने mg के साथ, mg जैसे जैसे बदलेगा वैसे वैसे ये वैरी करेगा। बट इन दिस केस एक्सेलरेशन इज बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी बोलते हैं। जी के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। बाकी सारा चीज़ बदल जाएगा, मोमेंटा भी बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बदलेगा, और काइनेटिक एनर्जी बदलेगा। पोटेंशियल एनर्जी चूँकि मास दोनों का सेम नहीं है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी दोनों का अलग अलग हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, चूँकि मास दोनों का सेम नहीं है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी बदल जाएगा। तो hope that there is no problem to understand the explanation of the question number 4, and the correct option of the question number 4 will be A। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 5 का, उसके बाद फिर देखेंगे
इससे हाई स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, कौन पढ़ेगा? A girl is carrying a school bag of 3 kg mass on her back and moves 20 to 100 meters on a labeled road. The work done against the gravitational force will G per second. आज आपका भी नेटवर्क गड़बड़ा गया रिद्धि। A girl is carrying a school bag of 3 kg mass on her back and moves 200 meters on a labeled road. The work done against the gravitational force will be। बोलता है कि यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा। तो वर्क डन का फार्मूला हम लोग लिखे हैं एफ डी कॉस थीटा। डेवलप करने के बाद एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है कि हमको मास मिल गया है 3 kg और ये मूव कर रहा है 200 मीटर, हमको डी मिल गया है। अब एफ और डी का जो डायरेक्शन है वो आपका हो गया है यहाँ पर 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, इसलिए यहाँ पर वर्क डन जो है 0 हो जाएगा और 0 का जो ऑप्शन है वो आपका डी में है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 विल बी डी। तो इस तरह से अभी हम लोग वर्क का डिफिनेशन समझा, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एनर्जी समझा, उसके बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन समझा, उसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन समझा। हाँ बोलिए सर थोड़ा सा नेटवर्क ये हो गया था सर, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार। चलिए ठीक है। मतलब यहाँ बोल रहा है कि एक बालिका या एक लड़की है जो 3 kg का कोई मास जो है अपने पीठ में रखी हुई है और 200 मीटर वो चली, वो भी एक रोड में, लेवल्ड रोड में। तो बोलता है कि उनके द्वारा कितना वर्क डन हुआ। तो यहाँ पर वर्क डन या W का जो फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा mg। तो हम लोग 3 × 10 लिख सकते हैं और फिर डी का वैल्यू हो जाएगा मेरा 200 मीटर और उसके बाद ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा एफ और डी के बीच का एंगल वो आपका हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसलिए 0 से जब किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं तो 0 जो है आपका ऑप्शन डी में है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 विल बी डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, या क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी। तो हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। इस एक्सप्लेनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किया, वर्क का डिफिनेशन समझा, उसके बाद टाइप्स ऑफ एनर्जी समझा और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए टॉपिक वही है, देयर इज नो चेंज इन द टॉपिक। आप टॉपिक देखते हैं तो वर्क एनर्जी एंड पावर ही है। देखिए वर्क एनर्जी एंड पावर। अभी हम लोग इसको बोले क्लास कहाँ पर पढ़े थे? 9 में। अब यही टॉपिक कहाँ पर आ गया? 11 में। और यही टॉपिक ये जो आपका प्रिपरेशन किया गया है, ये जो हम आपका PDF जो दिखा रहे हैं, ये PDF का जो भी क्वेश्चन है वो आपका नीट के लिए है और जी के लिए है। जब क्लास 9 का हम लोग आइडिया लेते हैं
Yes. और उस आइडिया को लेकर के जब हम लोग यहाँ पर करते हैं तो देखिए कैसा क्वेश्चन मिलता है। रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को। Sir, a body is acted upon a force that is F is equals to minus I plus 2J plus 3K. The work done by the force in displacing it from 0, 0 to 004 m will be. ठीक है, बोलता है कि किसी बॉडी पर F वर्क कर रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट में हो जा रहा है। तो हम लोगों को बोल रहा है कि कितना वर्क डन यहाँ पर हो गया। ऑप्शन ए में दिया है 12 जूल, ऑप्शन बी में दिया है 10 जूल, ऑप्शन सी में दिया है 8 जूल और ऑप्शन डी में दिया है 6 जूल। ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अभी देखिए क्वेश्चन वहाँ पर ऐसा था, यहाँ भी एफ दिया है, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेकिन ये दोनों को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो फोर्स जो है आपका 3 डायमेंशन में दिया है। किस में दिया है? 3 डायमेंशन में। तो हमको चाहिए यहाँ फोर्स का यहाँ हमको चाहिए फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होगा यहाँ आई का जो कोएफिशिएंट है, आई का कोएफिशिएंट या यूनिट वेक्टर आई बोलेंगे यहाँ पर। यूनिट वेक्टर आई का कोएफिशिएंट आपका 1 है, यूनिट वेक्टर जे का कोएफिशिएंट 2 है और यूनिट वेक्टर के का कोएफिशिएंट 3 है। अभी सबको सेपरेटली एक एक करके स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कर -1 का स्क्वायर करने से क्या होगा? -1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा रिद्धि? 1। चलिए कॉपी में नोट करते जाइएगा। और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? सर 1। 2 का स्क्वायर 2 का सर 4। चलिए 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? यस सर 2 का स्क्वायर सर 4 और 3 का उसके बाद सर 3 9 तो 9 और 4 कितना हो गया? सर 9 9 4 13 और 1 14 हो गया। और 14 का स्क्वायर रूट कितना होगा? तो अभी लिख दीजिए स्क्वायर रूट 14। ठीक है, स्क्वायर रूट 14। अब यहाँ पर निकालिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। तो 0 में 0 गया तो 0, 0 में 0 गया तो 0 और 4 में 0 जाएगा तो कितना होगा? 4। तो 4 का स्क्वायर कीजिए कितना हो गया? 4 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा? लेट्स सी हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। एफ का यही था ना वैल्यू और ये आपका डी था। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर ऐसे भी कर सकते थे, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 के और ये आपका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो के और आई का मल्टीप्लाई होगा तो 0, के और जे का मल्टीप्लाई होगा तो 0 और के और के का मल्टीप्लाई होगा तो 1। तो 4 × 3 इक्वल टू 12 × 1 इक्वल टू हो जाएगा 12। यस सर 12। So the yes correct sir A। so the correct option of this question will be A। अगर इस क्वेश्चन में हम लोग ये निकाल लेते हैं सर A हो जाएगा। अगर ये लिख देते हैं तो मेरा सही हो जाएगा। और ये यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 ए के अव्वल को रंग देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। रीड द क्वेश्चन नंबर 2। So the work done in pulling a body of mass 5 kg along an inclined plane that is angle of 60 degree with coefficient of friction 0.2 through 2 meter will be। Then say what will be the answer? तो सर यहाँ पे
तो सर यहाँ पे सबसे पहले मास जो दिया हुआ है वो 5 kg है। हाँ सर एंगल जो यहाँ पे cos थीटा सर वो 60 डिग्री यहाँ पे बता रहा है। हाँ और यहाँ पे सर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सर, और 0.2। यहाँ पे जो इसका डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा बोलिए, यस सर कितना हो जाएगा? तो क्या करते हैं, लेट्स वर्क डन। तो सर वर्क हमारा एफ डी कॉस थीटा होता है सर एफ इंटू डी होता है। और Yes, फिर sir. और एक सर उसको एफ डी कॉस थीटा, थीटा यहाँ 60 डिग्री है, ठीक है। यस सर तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस यस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखिए। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा है, द मिनिमम फोर्स विद ए बॉडी सर द मिनिमम is to be pulled up along the inclined plane is sin theta plus mu cos theta। वहाँ फ्रिक्शनल लग रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा sin theta plus Yes, mu sir. cos theta। और we know that W इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब इसको और आगे कर देंगे तो बताए थे सर डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। एफ का वैल्यू यहाँ mg हो जाएगा, ठीक है। यस और यहाँ पर cos थीटा के जगह लिख देंगे sin थीटा यस प्लस सर मी cos थीटा, या फिर इंटू डी हो जाएगा। सारा का वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगा 98.02 98.08 जूल। अब देख लेते हैं ये ऑप्शन आपका कहाँ पर है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 इज 98.08 आपका कहाँ पर है, ए सर में ही। ए सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर ए सर विल 1 बी ए ए। इसका भी ए ही हो जाएगा, ठीक है। यस नो सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, रीड कीजिए। सर अ फोर्स 7 minus 2x plus 3x square Newton is applied on a 2 kg mass which displaces it from x is equals to 0 to x is equals to 5 meter. Work done in joule is। तो चलिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, यस सर। इसको कैसे सॉल्व करें। फोर्स दिया तो हुआ सर है। यहाँ पे जो सबसे पहले हम्म, यस सर, और सर यहाँ पे मास भी दिया हुआ है जो कि 2 kg है। हम्म। और डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ दे दिया x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5। यस सर तो 5 लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखिए यस एंड सर ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। यस सर तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वर्क डन कहाँ से, 0 to 5 एफ डी एक्स, यस सर और 0 to 5 और एफ का वैल्यू देखिए यहाँ पर रख Yes, दिया sir. गया और डी एक्स है। अब जैसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन किए हम लोग तो आपका वैल्यू ये आ गया Yes, 7x सर उसका वैल्यू 2x 135 स्क्वायर बाई 2 और 3x क्यू बाई 3। लिमिट है 0 to 5 0 to 5 0 to 5। पूरा वैल्यू पुट करने के Yes. बाद यहाँ पर आ गया 135 जूल। तो लेट्स सी ये आप 135 जूल जो है ये कौन सा ऑप्शन में है। अब लेट्स सी 135 का ऑप्शन आपका डी सर में। डी में सो द करेक्ट ऑप्शन सर डी में ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 विल बी डी। तो यहाँ डी है तो डी को रंग देंगे, ठीक है। अब Yes, देख sir. लेते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। An automobile of mass m accelerates from rest. If the engine supplies a constant power p, the velocity at time t is given by।
अब यहाँ पर पूछ रहा है द वेलोसिटी एट टाइम टी। टाइम टी में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा। ऑसिलेट कहाँ से कर रहा है, रेस्ट से, माने बड़ी Yes, रेस्ट sir. में था। और इफ द इंजन सप्लाई ए कांस्टेंट Yes, sir. पावर, इंजन में एक पावर पी दे दिया गया, तो यहाँ पर हम लोगों को वेलोसिटी पूछ रहा है। तो जानते हैं वर्क डन पर सेकंड को ही हम लोग पावर बोलते हैं। वर्क डन पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, Yes, sir. पावर बोलते हैं। तो मैंने पी Sir, power. इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, P इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/T, और W इक्वल टू Sir. क्या हो जाएगा, FD और बाई टी। ठीक है, अब यहाँ पर सारा चीज हम लोग वैल्यू Yes, sir. पुट अप कर देंगे और V का D/T इक्वल टू वेलोसिटी आ जाएगा। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 4। क्वेश्चन नंबर का 4 के एक्सप्लेनेशन को हम लोग देख लेते हैं। सो लेट्स सी हियर, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। पावर इक्वल टू हो गया आपका FB इक्वल टू P इक्वल टू कॉन्स्टेंट दे दिया, मतलब फोर्स इंटू वेलोसिटी इक्वल टू पावर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये समझ में आया। D/T इक्वल टू V होता है FD/T। Yes, sir. तो D/T इक्वल टू V हो गया, तो F इंटू V इक्वल टू P। अब यहाँ पर क्या किए हम लोग, कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या Yes, बोलते sir. हैं, पावर बोलते हैं। पूरा कैलकुलेट किए तो V का वैल्यू मेरा आ गया 2PT/m ओवर रूट। अब देख लेते हैं 2PT/m ओवर रूट कौन सा ऑप्शन में, 2PT/m ओवर रूट इज इन ऑप्शन डी। ये कहाँ पर है, कौन ऑप्शन में है, डी में है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 विल बी डी। Yes, यहाँ डी sir. पर लगा देंगे। अब लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, रीड कीजिए। इन द अबव क्वेश्चन द In the पोजीशन, above question, the position S at time t is given by. तो चलिए सर पोजीशन, ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है। हाँ ऊपर वाला में ही पूछ रहा है कि द पोजीशन एस, जब पोजीशन एस है कहाँ पर, तो टाइम टी में, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन ऑफ, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। बाय डिफरेंशन V इक्वल टू ds/dt आ गया। पूरा कैलकुलेट करने के बाद देखिए S का वैल्यू ये आ गया 8p/9m टू द पावर 1/2 इंटू t टू द पावर 3/2। तो देख लेते हैं ये ऑप्शन कहाँ पर है। सो द करेक्ट ऑप्शन, ये आपका जो कि हम लोग एक्सप्लेनेशन किए वो ऑप्शन यहाँ पर बी में है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 विल बी बी। ठीक है रिधि। तो इस तरह से Yes, sir. नीट को लेकर के इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन किए। ठीक है, और इसका कंसेप्ट चूँकि आप क्लास 11 में ही क्लियर कर लिए होंगे। Yes, sir. अगर यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, चाहे नहीं हुआ है, तो अभी इस वीडियो को यूट्यूब में डाल देंगे। इसको देखने Yes, sir. के बाद कमेंट्स लिख दीजिएगा, या फिर इसका पहले कंसेप्ट ही हमको क्लियर करना है। तो 9 के लिए जब इस क्लास को अरेंज करेंगे उस समय आपको जुड़ जाना है। ठीक है, 9 में पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, Yes, sir. है ना। तो आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, और अगले क्लास Yes, के लिए sir. वेट कीजिए। जैसे ही लिंक मिलता है आप जुड़िए। तो नो आई एम गोइंग टू ओवर द क्लास।